हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था आप लोगों के लिए कोई रेयर वेब सीरीज लेकर आऊं, इसीलिए आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2019 में आई एक अमेजिंग सीरीज कार्निवाल रॉ को। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम देखेंगे लव स्टोरी, रिवेंज, धोखा, सस्पेंस, इन्वेस्टिगेशन, थ्रिलर, हॉरर, मैजिक, पॉलिटिक्स, रिबेलियन, कम्युनिज्म, रिबलेरिज्म, रेसिज्म और भी बहुत कुछ। इस सीरीज की स्टोरी में आप लोगों को पहले लगेगा इन सब का स्टोरी से कोई सेंस नहीं बन रहा, लेकिन आप यकीन मानिए शो खत्म होने तक सब चीजें आपस में कनेक्टेड हो जाएगी। ये एक फैंटेसी सीरीज है जिसमें इंसानों और जानवरों के अलावा हमें और भी प्रजाति दिखाई गई है जिन्हें क्रीज बोला जाता है। और यहाँ समय चल रहा है 1700 ईरा का, जब कानून और साइंस की बस शुरुआत हुई थी। ये एक 8 एपिसोड की सीरीज है, इसीलिए एक वीडियो में मैं 2 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप कुछ दिनों बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बाकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँगा, इसीलिए वीडियो खत्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। शो की शुरुआत होती है हमें ये बताते हुए कि फे जाति की जन्मभूमि सदियों तक छुपी रही। फे वो लोग थे जो दिखने में तो पूरे इंसानों जैसे थे, लेकिन उनके परियों की तरह पर थे जिनसे वो उड़ सकते थे। फिर एक समय इंसानों के कई देशों ने फे लोगों के रिसोर्सेस और धन संपदा के लिए वॉर छेड़ दिया, जिसमें बहुत सारे फे मारे गए। 7 साल पहले बर्ग किंगडम वॉर से पीछे हट गया, जिससे ग्रेट वॉर खत्म हुआ, लेकिन बर्ग ने फे जाति को द पैक्ट के रहमो करम पर छोड़ दिया, जो उन्हें देखते ही मार दिया करते थे। अब फे का देश जहां वो पले बड़े थे वो नर्क बन चुका है, जहां इंसानों के द्वारा उनकी ही जमीन पर उनका ही शिकार किया जा रहा है, जिसकी वजह से फे जाति अपना ही देश छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। फिर हम देखते हैं कुछ फे लड़कियां भाग रही है और पैक देश के लोग उन्हें मारने उनके पीछे पड़े हैं, जिसमें से कई लड़कियों को वो मार भी देते हैं। एक भेड़िया एक फे लड़की पर हमला करने वाला था, तभी वहां दूसरी लड़की आकर उस भेड़िए पर हमला करती है। वो उसे उठाकर पटक देता है, लेकिन फिर भी ये लड़की उस भेड़िए को मार गिराती है। ये हमारे शो की लीड कैरेक्टर में से एक विनियट है, लेकिन विनियट का उस लड़की को बचाकर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तभी एक गोली उसकी खोपड़ी उड़ा देती है। विनियट भी अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और पहाड़ से जंप करती है और अपने परों की मदद से उड़ने लगती है। सामने ही एक शिप थी, विनियट उस शिप पर जाती है। वहां का कैप्टन उसे अपनी शिप से जाने कहता है, क्योंकि उनके सौदे के मुताबिक वो बहुत सारे लोगों को लाने वाली थी, जिससे कैप्टन बहुत सारे पैसे कमाता। लेकिन विनियट ज्यादा लोगों को नहीं ला पाई। अब उसे बर्ग जाना है, जिसके लिए कैप्टन तैयार नहीं होता, जिससे दोनों में बहस भी होने लगती है। लेकिन तभी उस शिप पर हमला होने लगता है, क्योंकि पैक्ट के लोग किनारे से उन पर हमला कर रहे थे। अब उनके पास बहस करने का टाइम नहीं था, इसीलिए वो जल्दी से वहां से निकलने लगते हैं। वहां एक आदमी उसे बर्ग शहर के एक होटल का कार्ड देता है, जहां बहुत सारी फे लड़कियां रहती है। दरअसल वो होटल नहीं बल्कि ब्रोथल था। रात में समुद्र में तूफान आया था। शिप के अंदर विनियट एक बुक पढ़ रही थी। उस बुक में एक सोल्जर की फोटो भी थी। तभी एक लड़की आकर उसका शुक्रिया अदा करने लगती है, क्योंकि इस शिप का इंतजाम विनियट ने ही किया था, लेकिन इस सवारी के पैसे चुकाने के लिए बाकी लोगों को बर्ग शहर में काम करना पड़ेगा। लेकिन लोगों के लिए तो इतना ही बहुत था। उस लड़की के पूछने पर विनियट बताती है वो एक बर्ग सोल्जर है। उस लड़की को लगता है इसीलिए वो बर्ग जा रही है ताकि उसके साथ रह सके, लेकिन विनियट बताती है पैक्ट लोगों की एक लड़ाई में वो मर चुका है और वो अपने सिर में विधवाओं की चोटी बांधती है। तभी उस जहाज में पानी भरने लगता है। जब तक कोई कुछ कर पाता तब तक वो जहाज डूब जाता है, जिससे सभी लोग भी डूब जाते हैं और उस सोल्जर की तस्वीर हमारे सामने आती है। तभी अगले ही सीन में हम उस सोल्जर को एक ट्रेन में देखते हैं। वो बर्ग शहर में कहीं जा रहा था। बर्ग शहर 2 हिस्सों में बटा था। नदी के एक तरफ गरीब लोग और क्रीच रहते थे और दूसरी तरफ अमीर लोग रहते थे, जिनके घर पर क्रीच नौकर थे। वो सोल्जर यहाँ घूम रहा था। ये हमारा लीड कैरेक्टर फाइलो है। शहर के इस हिस्से को कार्निवाल रॉ कहा जाता है। वहाँ 2 पुलिस वाले मीट की दुकान पर एक लड़की को परेशान कर रहे थे। इस जाति को फॉन या पक कहा जाता है, क्योंकि ये आधे इंसान और आधे गोट थे। इनके सिर पर सिंग थे और इनके पैर बकरे के थे। वो इस लड़की को मीट बेचने के परमिट को लेकर परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ फाइलो आता है। वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन एक पुलिस वाला उसे ही मारने आता है, लेकिन फाइलो उसे अच्छे से समझाता है। दूसरा पुलिस वाला फाइलो से माफी मांगता है, क्योंकि फाइलो इंस्पेक्टर है। उस लड़की के पूछने पर फाइलो बताता है वो यहाँ एक केस के सिलसिले में आया है। फाइलो जाकर एक फे औरत से मिलता है। उस पर किसी ने बुरी तरह हमला किया था। वहाँ एक पेंटिंग थी जिसे देखकर फाइलो खो सा जाता है, क्योंकि वो फे जाति का शहर हुआ करता था।
ये औरत वहीं से थी। फाइलो भी वॉर के समय वहाँ कुछ दिनों के लिए रुका था, जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। फाइलो उस आदमी के बारे में पूछता है जिसने उस पर हमला किया है, क्योंकि वो आदमी इंसान है जो हर 3 हफ्तों में क्रिच लोगों पर हथौड़े से हमला कर रहा है और अभी तीसरा हफ्ता होने वाला है। वो फिर किसी निर्दोष पर हमला करेगा। फाइलो उससे उस आदमी का हुलिया पूछता है। वो बताती है उसका सिर मुंडा था, उसकी हल्की सी दाढ़ी थी, उसके हाथ पर एक सांप का टैटू बना हुआ था और सबसे बड़ी बात, उसने कोई यूनिफॉर्म पहन रखा था। फाइलो पूछता है किस तरह का यूनिफॉर्म, पुलिस का या मिलिट्री का, लेकिन उस औरत को यहाँ आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसीलिए वो ठीक से बता नहीं सकती। फाइलो के जाते समय वो उसे दुआ देती है जो भी उसने खोया है उसे जल्द ही मिल जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ बच्चों को खेलते हुए समुद्र किनारे कुछ लोग बेहोश दिखाई देते हैं। ये लोग उस जहाज के डूबने पर यहाँ बहकर आए थे, जिनमें से एक विनियट थी जिसे होश आ जाता है। अगले सीन में हम बर्ग की संसद को देखते हैं। बर्ग के चांसलर थे एब्सलोम और विपक्ष के नेता अपने शहर के लिए परेशान थे, क्योंकि शहर में क्रीच की संख्या बढ़ती जा रही थी। क्रीच लोग बहुत सस्ते में काम करते हैं, जिससे इंसानों को ठीक से काम नहीं मिल पा रहा। लेकिन चांसलर उन्हें याद दिलाते हैं क्रीच लोगों को अपना देश छोड़कर उनकी ही वजह से भागना पड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने ही वॉर की थी, जिससे क्रीच लोगों का घर, उनकी जमीन, सब कुछ उनसे छीन गई। अगर देखा जाए तो चांसलर एब्सलोम की वजह से ही सारे क्रीच बर्ग शहर में रह पा रहे हैं। अगर उनकी जगह कोई और होता तो क्रीच लोगों को अब तक शहर से बाहर निकाल दिया जाता। यह अपोजिशन का मेन नेता लोंगरबेन चांसलर को फे वैश्याओं के पास इंसानों के जाने को लेकर भी कानून बनाने बोलता है। बाद में चांसलर अपनी बीवी पेटी के सामने लोंगरबेन पर गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि उसने उन्हें ताना मारा था। पेटी के पूछने पर वो बात टाल देते हैं और वो लोंगरबेन की बकवास सिर्फ इसीलिए सहते हैं क्योंकि मेजोरिटी उनके पास बहुत कम अंतर से है। एक गलती और उनके हाथ से चांसलरशिप जा सकती है। तभी उन्हें उनका बेटा जोना आते हुए दिखाई देता है, जो रात भर से गायब था। उसकी हालत देखकर पेटी उससे पूछती है वो कहीं रो तो नहीं गया था, क्योंकि उसके पिता चांसलर है। विरोधियों को एक मौका चाहिए उन्हें कुर्सी से हटाने का, लेकिन जोना उन्हें भरोसा दिलाता है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसके पिता की बदनामी हो। दूसरी तरफ रॉ में दंगे होने के आसार थे, क्योंकि वहाँ के इंसान क्रिच लोगों को पसंद नहीं करते। उनके मुताबिक ये शहर सिर्फ इंसानों के लिए है, जबकि इंसानों ने ही क्रिच के घर, उनकी जमीन उनसे छीनी है। वहाँ फाइलो भी था, उसे उस जहाज के डूबने की खबर एक अखबार से मिलती है। तभी वहाँ टॉर्मलाइन नाम की लड़की आती है, ये भी एक फे है। वो फाइलो से उस किलर के बारे में पूछती है जो 3 हफ्तों में किसी क्रिच लड़की पर हमला करता है और अभी तीसरा हफ्ता होने वाला था। लेकिन फाइलो के पास ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसके ज्यादा विक्टिम सामने नहीं आए। टॉर्मलाइन कहती है क्योंकि एक रेसिस्ट उन्हें हथौड़े से पीट जाता है, लेकिन किसी भी इंसान को इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन फाइलो को है। फाइलो उसे उस जहाज की खबर दिखाता है, क्योंकि वो जहाज अननाउन से आ रहा था। फाइलो के मुताबिक कोई बचा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में विनियट को लाया जाता है, क्योंकि जहाज में सिर्फ वो ही जिंदा बची थी। वहाँ सार्जेंट डॉम्बे विनियट से उस शिप का नाम पूछता है। विनियट को बस इतना मालूम था कि उसे यहाँ लाने के बदले उन्हें 2 साल तक यहाँ काम करना पड़ेगा। डॉम्बे उस शिप के मालिक का पता लगवा कर विनियट को उसके पास भिजवाने कहता है। फिर हम एक भाई बहन इमोजिन और इजरा को देखते हैं, जो काफी रिच फैमिली से है। उनके सामने वाले घर में कोई रहने आने वाला है, जिसने बिना देखे ही वो घर खरीद लिया। इमोजिन को लगता है वो आदमी बहुत अमीर होगा। तभी उनके घर एक पुलिस वाला आता है, क्योंकि जो जहाज डूबा था और विनियट बच गई थी वो जहाज इजरा का ही था। पुलिस स्टेशन में कुछ पूछताछ के बाद डॉम्बे उसे बताता है विनियट ही उस जहाज से जिंदा बची है और उसने डील की थी कि बर्ग आने के बदले उसे किसी के घर 2 साल तक काम करना होगा। अब कानूनन विनियट इजरा की गुलाम है, जिसे वो चाहे तो बेच सकता है या घर में नौकरानी रख सकता है। इजरा उसे घर लाता है और अपनी बहन इमोजिन की पर्सनल मेड रख लेता है। इमोजिन बहुत खुश होती है। बाद में इमोजिन और विनियट में कुछ बातें होती है। वैसे तो इमोजिन बुरी लड़की नहीं थी, लेकिन उसे अपने रुतबे के हिसाब से ही बिहेव करना पड़ता है, क्योंकि वो एक अमीर परिवार से जो है। दूसरी तरफ फाइलो एक पब्लिक मीटिंग में जाता है, जहाँ लोग बहुत नाराज थे, क्योंकि बर्ग शहर में क्रिच लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसका जिम्मेदार वो चांसलर एब्सलोम को ठहरा रहे थे और अगले इलेक्शन में उनके विरोधी लोंगरबेन को वोट देने की अपील कर रहे थे। जब फाइलो बाहर आता है, वहाँ उसे डॉम्बे भी दिखाई देता है, क्योंकि वो भी क्रिच लोगों के बर्ग शहर में होने के खिलाफ था। फाइलो का शक पहले डॉम्बे पर ही जाता है, क्योंकि वो भी क्रिच लोगों के खिलाफ है और उसका हुलिया भी उस आदमी से मिलता है जो क्रिच लोगों पर हमला कर रहा है, और वो यूनिफॉर्म भी पहनता है। फाइलो उसे अपना हाथ दिखाने कहता है, लेकिन डॉम्बे नहीं मानता। डॉम्बे को समझ नहीं आता फाइलो को उन क्रिच से इतना लगाव क्यों है। फाइलो कहता है क्योंकि उन लोगों ने भी जंग में इंसानों का साथ दिया था, लेकिन डॉम्बे उसे ताना मारता है क्योंकि जंग के दौरान फाइलो का एक फे लड़की मतलब विनियट के साथ संबंध था। डॉम्बे इस बात का
मजाक बनाने लगता है, लेकिन फाइलो उसे वही पंच मारकर गिरा देता है। दोनों ही ऑफिसर एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। फाइलो वहां से अपने गेस्ट हाउस जाता है जहां वो रहता था। वहां उसके अलावा कुछ और लोग भी रहते थे। उसे मिस पोर्शिया फाइट चलाती थी। थोड़ी ही देर में हमें पता चलता है फाइलो और पोर्शिया के बीच फिजिकल रिलेशन है। फाइलो के पीठ पर कुछ जख्म के निशान थे, जिसके बारे में फाइलो ने आज तक पोर्शिया को कुछ बताया नहीं था। उसने बस इतना ही कहा था ये जख्म उसे वॉर में लगे हैं। पोर्शिया उसे बहुत पूछती है, लेकिन फाइलो कुछ नहीं बताता, जिससे पोर्शिया नाराज होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ इमोजिन के घर में वहां की पक नौकरानी विनियट को एक जैकेट पहनाती है, जिससे उसके पंख दब जाते हैं ताकि वो उड़कर भाग ना जाए। विनियट उससे उस होटल के बारे में पूछती है जिसका कार्ड उसके पास था। वो बताती है वो होटल नहीं बल्कि ब्रोथल है, जो शहर के दूसरी तरफ मतलब कार्निवाल रॉ में है। विनियट को वहां जाना था क्योंकि वहां उसकी एक फ्रेंड रहती है, लेकिन वो सिर्फ अपने छुट्टी के दिन ही वहां जा सकती थी। बाथरूम में काम करते समय विनियट को इमोजिन का परफ्यूम मिलता है। थोड़ी देर बाद इमोजिन विनियट को वही परफ्यूम लेने बाहर भेजती है। थोड़ी देर बाद विनियट कार्निवाल रॉ में थी, जहां वो एक औरत से टकराती है। इस औरत को आप याद रखिएगा। विनियट उस होटल के पास जाती है। उसकी दोस्त और कोई नहीं बल्कि टॉर्मलाइन ही थी। वो उसे बताती है उसने लोगों को बचाने के लिए एक जहाज का इंतजाम किया था, लेकिन उनमें से कोई नहीं बचा। टॉर्मलाइन विनियट की चोटी देखती है क्योंकि वो विधवाओं की चोटी थी। तभी विनियट को एक शॉकिंग न्यूज मिलती है। टॉर्मलाइन उसे बताती है फाइलो जिंदा है। पुलिस स्टेशन में फाइलो अपने सीनियर से डोम्बे को गिरफ्तार करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। उसे भी क्रिच लोगों की कोई परवाह नहीं थी, और वैसे भी फाइलो के पास कोई सबूत नहीं था। उसका सीनियर उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन उसकी ये बात नहीं मानता, और थोड़ी बहस के बाद वो उसे घर जाकर आराम करने कहता है। जब फाइलो बाहर आता है, एक कांस्टेबल उस सीरियल किलर का स्केच लेकर आया था, जो बहुत हद तक डोम्बे से मिलता है। तभी दूसरा कांस्टेबल नेवी के एक आदमी को गिरफ्तार करके ला रहा था। पूछने पर वो बताता है ये सब एक लड़ाकू जहाज में काम करते हैं, और हर बार वापस आने पर ये सब सेलर बहुत उधम मचाते हैं। ये हर 3 हफ्तों में वापस आते हैं, जिससे वो परेशान हो गया है। तभी फाइलो की बत्ती जलती है, क्योंकि लोगों पर हमला भी 3 हफ्तों में ही होता है, और वो जहाज भी 3 हफ्तों में वापस आता है। इसका मतलब वो किलर कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि नोवेल ऑफिसर मतलब नौसैनिक है। दूसरी तरफ ये पता चलने के बाद कि फाइलो जिंदा है, विनियट को लगता है फाइलो भी दूसरे लोगों जैसा है, जो बस लड़कियों का फायदा उठाते हैं। अब उसे फाइलो से बदला लेना था, क्योंकि वो 7 सालों से इसी गम में जी रही थी कि फाइलो मर चुका है। इस तरफ इमोजिन देखती है जिसने उनके पड़ोस का घर खरीदा था वो आ गया है। इमोजिन तुरंत ही उससे मिलने जाती है। इजरा उसे मना भी करता है, लेकिन इमोजिन सोचती है शायद उससे उसकी शादी हो जाए। दोनों भाई बहन अपने पड़ोसी का स्वागत करने उसके घर जाते हैं। तब उनके सामने एक पक आता है। वो उनके पिता की तारीफ करता है, क्योंकि उनके पिता बर्ग के सबसे बढ़िया वॉच मेकर थे। वो लोग उससे घर के मालिक को बुलाने कहते हैं, लेकिन वो बताता है उसका नाम एग्रस है, और वो ही इस घर का मालिक है। जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक पक इतना अमीर नहीं हो सकता कि वो इंसानों की बराबरी करे। लेकिन ये सीन यही कट होता है। दूसरी तरफ चांसलर का बेटा जोना उस ब्रोथल में जाता है। उसे अपने पिता की इमेज की कुछ पड़ी नहीं थी। वो टॉर्मलाइन को चुनता है, फिर दोनों रात में यामा काटा करते हैं। लेकिन जब जोना बाथरूम जाता है तब उसे कोई मार कर किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ फाइलो बंदरगाह के पास एक बार में था, जहाँ बहुत सारे सेलर थे जिन्होंने एक जैसी ही यूनिफॉर्म पहनी थी। फाइलो अपने साथी को बताता है किलर ने हमेशा हथौड़े से अपने विक्टिम पर बाई ओर से हमला किया है। इसका मतलब वो लेफ्टी है, और उसके हाथ पर एक स्नेक का टैटू बना हुआ है। उनके पास उसका हुलिया भी है। अब उन्हें किसी तरह उस आदमी का हाथ देखना होगा। तभी फाइलो को उसी शक्ल का एक आदमी दिखाई देता है। तब फाइलो एक ग्लास लेकर शराबी की तरह उसके पास जाकर उस पर शराब गिरा देता है, और माफी मांगने के बहाने उसका हाथ देख लेता है। ये वही किलर है। वो फाइलो को बोतल से मारकर बाहर भागता है। फाइलो बाहर आता है, तभी वो आदमी फाइलो को हथौड़ा फेंक कर मारता है। फाइलो दूसरे पुलिस वालों को भी उसके पीछे भेजता है, और खुद भी उसका पीछा करने लगता है। यह छत के ऊपर एक लंबा चेस सीन होता है, लेकिन वो आदमी आगे जाकर अटक जाता है, क्योंकि उसके आगे डेड एंड था। फाइलो उसे हैंड्स अप करने कहता है, क्योंकि सब खत्म हो गया है। लेकिन वो कहता है अभी तो बस शुरुआत हुई है। वो क्रिच लोगों को गालियां देता है और कहता है वो लोग इस शहर में अकेले नहीं आए, बल्कि अंधेरे के देवता
देवता मतलब डार्क गॉड को भी अपने साथ लेकर आए हैं, जिसे उसने बर्ग के नीचे की नालियों में अपनी आंखों से देखा है और जल्द ही वो सब इंसानों को मार देगा। जाहिर सी बात थी फाइलो को उसकी बातें बकवास लगती है, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही वो खुद ही नीचे कूद जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ इमोजिन को ये बात हजम नहीं हो पा रही थी कि उनके पड़ोस में एक पक रहने आया है जो इतना अमीर है। फिर विनियट अपना जैकेट उतार कर अपने पंख खोलती है, फिर एक चाकू लेकर और अपने पुराने कपड़े पहनकर खिड़की से उड़ जाती है। फाइलो अपने गेस्ट हाउस पहुंचता है जहां पोर्शिया उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी चोट देखकर वो उसे डॉक्टर के पास जाने बोलती है, लेकिन बार बार बोलने से फाइलो उसे चिल्लाकर डॉक्टर के पास जाने से मना कर देता है। पोर्शिया फिर उससे पूछती है वो कौन सा बोझ अपने दिल में लिए जी रहा है, वो उसे बता सकता है, लेकिन फाइलो नहीं मानता। इसीलिए फिर एक बार पोर्शिया नाराज होकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद वहां विनियट आती है और उड़कर फाइलो के ऊपर बैठ जाती है। फाइलो उसे यहाँ देखकर एकदम शॉक में था। वो पूछती है उसने उससे झूठ क्यों बोला, उसके मास्टर ने कहा था कि वो उसके हाथों में मरा है। फाइलो बोलता है उसने ही उसे ऐसा बोलने के लिए कहा था। फाइलो कहता है उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो उसे दुखी नहीं देखना चाहता था, लेकिन विनियट पिछले 7 सालों से उसके मरने का शोक मना रही थी। फाइलो ने उसे बर्बाद कर दिया और अब वो उन 7 सालों का बदला लेने आई है। फाइलो भी विरोध नहीं करता, बल्कि उसे खुद को मारने कहता है अगर इससे उसे खुशी मिले तो। लेकिन कहीं ना कहीं विनियट अभी भी फाइलो से प्यार करती थी, इसीलिए वो उसे मार नहीं पाती और ये बोलकर कि शायद वो मर ही चुका होता वहां से चली जाती है। फाइलो अफसोस में था कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। उसी रात नदी किनारे गाना गाते हुए हम एक फे औरत को देखते हैं। ये वही औरत थी जिससे विनियट कार्निवाल रॉ में टकराई थी। उसे किनारे पर कुछ चीजें मिलती है, लेकिन पास के ही नाले में हम किसी क्रिएचर को देखते हैं जिसकी बहुत खतरनाक आवाज थी। उसे वहाँ फाइलो की फोटो मिलती है जो विनियट के पास थी, जिसे देखकर वो खो सी जाती है। तभी नाले के अंदर से उसे कुछ आवाज आती है। उसे कुछ दिखते ही वो तुरंत वहाँ से उड़ने लगती है, लेकिन वो भयानक क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और उसे नाले के अंदर खींच लेता है। और फिर उस किलर की आवाज आती है जिसने फाइलो को बोला था डार्क गॉड जाग चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही एंड होता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं विनियट उड़कर घर वापस आ जाती है। दूसरे दिन सुबह फाइलो को उसके दराज में कोई धागा दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे कुछ याद आता है। नीचे आने पर उसे पोर्शिया मिलती है। फाइलो कल रात के लिए उससे माफी मांगता है। पोर्शिया अब समझ गई थी फाइलो अब भी किसी से प्यार करता है और शायद वो अलग हो चुके हैं। बाहर उसे कांस्टेबल आकर बताता है एक और फे औरत का कत्ल हुआ है। उस औरत को उस क्रिएचर ने फाड़ दिया था, उसकी अतड़ियां बाहर पड़ी थी। पुलिस वाले भी उसे देखकर उल्टियां कर रहे थे। फाइलो वहां आता है, वो समझ जाता है उसे कुछ घंटों पहले ही मारा गया है। कांस्टेबल को लगता है शायद वो लोग गलत आदमी के पीछे थे, लेकिन फाइलो कहता है कल रात जो किलर मरा है वो हथौड़े से हमला करता था, लोगों को इतना छन्नी नहीं करता था। उस औरत को नाले के अंदर मारा गया था। उसे नाले में ढूंढने का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि नाले शहर में हर तरफ फैले हुए हैं। लोगों ने उस मरने वाली औरत को पहचान लिया था। उसका नाम एशलाइन था। वो एक सिंगर थी जो एक समय बहुत फेमस थी। फिर फाइलो और उसका साथी एशलाइन के घर जाते हैं। उसके घर में बहुत सारा महंगा सामान था जो एक फे के घर में होना ताज्जुब की बात थी। वहाँ उन्हें एक छोटा क्रीच दिखाई देता है जिसे कोबोल्ड कहते हैं। कांस्टेबल उसे पकड़ लेता है, लेकिन उन्हें अलमारी के अंदर एक और आदमी मिलता है। उन्हें लगता है वो ही एशलाइन का खूनी या कोई चोर है, लेकिन एशलाइन की मौत की खबर सुनकर वो खुद बहुत ज्यादा हैरान था। वो बताता है वो एशलाइन का पुराना दोस्त है और वो आज सुबह ही कई सालों बाद बर्ग आया है। उसका नाम रुनियान है, लेकिन वो इस शहर में क्या कर रहा है। वो बताता है उसे रहने के लिए जगह चाहिए थी। घर का दरवाजा खुला था, इसीलिए वो अंदर आ गया, लेकिन उन लोगों की आवाज सुनकर वो डर कर छुप गया। वो कोबोल्ड भी उसी का था। फाइलो उससे पूछता है एशलाइन को कौन मार सकता है, लेकिन वो बताता है एशलाइन का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। रुनियान उसका एक टेप चलाता है। वो बताता है एशलाइन का गाना सुनने एक समय लोगों की लाइन लगा करती थी, यहाँ तक कि उसने शाही घराने के लिए भी शो किया था, लेकिन बाद में उसकी शोहरत घट गई और वो गुमनाम जिंदगी जीने लगी। फाइलो को दीवार पर एक बच्चे के हाथ और पैर के निशान दिखते हैं। फाइलो एशलाइन की शादी या बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन रुनियान बताता है उसकी कला ही उसकी जिंदगी थी। वो आखिरी बार एशलाइन से कई सालों पहले मिला था और वो अभी ही बर्ग आया है, उसे कुछ नहीं पता। फाइलो उसे शहर से जाने से मना करता है। रुनियान बोलता है एक फे मरी है, किसे परवाह होगी, लेकिन फाइलो बोलता है वो किलर को पकड़ कर रहेगा। दूसरी तरफ उस
घर की मेड को पता था विनियट कल बाहर गई थी। वो उसे डांटने लगती है लेकिन विनियट उसे मना लेती है। तब घर में इजरा और इमोजिन का फैमिली लॉयर आता है। इमोजिन उसे बताती है कि सामने वाले घर में एक पक रहने आया है और उसके पास इंसान नौकर है। वो लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक पक उनकी बराबरी कर सकता है, लेकिन लॉयर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसने उस घर की नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाई थी। वो कानूनन उसका कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इमोजिन को लगता है अब बस उसे उस पक को इग्नोर करना होगा। ब्रोथल में जब टॉर्मलाइन जागती है तो वहाँ कोई नहीं था। जोना का नौकर क्विल उसे बुलाने आता है लेकिन टॉर्मलाइन बताती है वो तो यहाँ है ही नहीं, शायद वो रात में ही भाग गया, लेकिन उसके कपड़े तो वही थे। फिर हम जोना को देखते हैं, उसे किसी ने बांध कर और उसका मुंह ढक कर रखा था। जोना की किडनैपिंग की खबर उसके माता पिता मतलब चांसलर और पेटी को पता चलती है। ये सुनते ही पेटी पैनिक होने लगती है। चांसलर उसे समझाते हैं किडनैपर का कोई मैसेज आने तक उन्हें इंतजार करना होगा। जोना को जरूर फिरौती के लिए किडनैप किया गया होगा। वो लोग जोना को कुछ नहीं करेंगे वरना उन्हें फिरौती नहीं मिलेगी। वो पेटी को यकीन दिलाते हैं वो अपने बेटे को सही सलामत लेकर आएंगे और किडनैपर्स को फांसी पर चढ़ाएंगे। फिर चांसलर जोना के नौकर क्विल के पास जाते हैं लेकिन उसे कुछ पता नहीं था, ना उसने कुछ देखा। क्विल उनसे बहुत मिन्नतें करता है लेकिन चांसलर नहीं मानते और नाराज होकर क्विल को नौकरी से निकाल देते हैं। रुनियान अपने छोटे क्रीच के साथ तमाशा दिखा रहा था लेकिन वहाँ कोई नहीं रुकता। उसका शो बस एक आदमी देख रहा था। उसी पार्क में इमोजिन विनियट के साथ घूम रही थी। वहाँ बारिश होने वाली थी लेकिन विनियट इमोजिन का छाता लाना भूल गई। इमोजिन उसे डांट कर छाता लाने भेजती है। कुछ ही देर में वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। इमोजिन बारिश से बचने सभी लोगों से मदद मांगती है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। तभी वहाँ कोई छाता लेकर आता है लेकिन ये एग्रस था। यह बातों ही बातों में इमोजिन उसे अपना घर बदलने बोलती है लेकिन यहाँ कुछ बात पर दोनों में बहस हो जाती है। एग्रस उसे बताता है जो परफ्यूम इतना महंगा समझकर वो लगाती है उस परफ्यूम में पक्का पेशाब मिला होता है। ये सुनकर इमोजिन अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चली जाती है। वही फाइलो पुलिस स्टेशन आता है। उसकी एशलाइन की लाश की ऑटोप्सी की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई थी। उसका सीनियर एक फेक की लाश पर किसी डॉक्टर का समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। फाइलो बोलता भी है एशलाइन शांत स्वभाव की थी, उसने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। उसे बहुत बुरी तरह मारा गया था, उसके छिछड़े कर दिए गए। फाइलो को इसकी वजह जाननी थी लेकिन फिर भी उसका सीनियर एशलाइन की ऑटोप्सी कराने तैयार नहीं होता। फाइलो वहाँ से रॉ में उस मीट की दुकान पर जाता है जिसकी बेटी को उसने पिछले एपिसोड में बचाया था। वो आदमी एक डॉक्टर है। फाइलो उसे एशलाइन की ऑटोप्सी करने बोलता है। कुछ समय बाद उसने एशलाइन की ऑटोप्सी कर ली थी। उसने एशलाइन के शरीर के अंग अपनी जगह लगा दिए थे। एशलाइन के पंख सफेद थे और वो लगभग 90 साल की थी और कम से कम वो एक बार तो माँ बनी ही थी। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसका लीवर गायब था। उस डॉक्टर को लगता है शायद लाश लाते वक्त पुलिस वालों ने लीवर क्राइम स्पॉट पर छोड़ दिया हो। एशलाइन को बहुत गहरी चोटें लगी थी। डॉक्टर के मुताबिक एक ही वार में उसकी फसलियां टूट गई थी। ऐसा करने बहुत ताकत चाहिए। फिर हम ब्लिकनी स्कीप नाम का एक जेल देखते हैं। वहाँ फाइलो आता है। वहाँ उसका एक लौता दोस्त डारियस बंद है। फाइलो अक्सर उससे मिलने आया करता है। फाइलो उसे एशलाइन के केस के बारे में बताता है और एशलाइन का गाना ऐसा था कि वो उसकी आवाज अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा। डारियस उसे बोलता है उसे यहाँ रोज आने की जरूरत नहीं, लेकिन फाइलो कहता है शायद उसकी जगह वो जेल में बंद होता। फिर फाइलो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विनियट के पैसे चुकाने के बदले इजरा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। विनियट के विरोध करने पर गुस्से में इजरा बताता है उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। उसने अपने परिवार की सारी दौलत गवा दी। उसे बिजनेस ठीक से चलाना नहीं आया। विनियट के उसे गालियां देने पर इजरा उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है लेकिन विनियट उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। आवाज सुनकर इमोजिन और मेड वहाँ आती है। इजरा उनसे झूठ बोलता है कि उसने विनियट को चोरी करते हुए पकड़ा, लेकिन मेड देखती है पैसे तो वही रखे हैं। वो समझ जाती है क्या हुआ होगा। इमोजिन कल ही विनियट के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने कहती है। विनियट टॉर्मलाइन के पास जाती है। विनियट बताती है उसने फाइलो को ढूंढ लिया था लेकिन वो उसे मार नहीं पाई, लेकिन उसे जिंदगी में आगे बढ़ना है। वो यहाँ ब्रोथल में काम करने का सोचती है लेकिन टॉर्मलाइन उसे वेश्या बनने नहीं देती, बल्कि वो कुछ लोगों को जानती है जो खुद को ब्लैक रेवन बुलाते हैं। वो सब फे है जो क्रिच लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। वो लोग कुछ लीगल बिजनेस भी करते हैं। शायद उन लोगों के पास उसके लिए कोई काम हो। फिर हम चांसलर को देखते हैं। उनके पास एक पालतू भालू था। फिर वहाँ पेटी आती है। दरअसल फिरौती के लिए अभी तक कोई खबर नहीं आई थी, तो हो सकता है जोना की किडनैपिंग किसी और कारण से की गई हो, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन पेटी
के पास एक रास्ता था। वो अपनी खानदानी विच को लेकर आई थी, जिसे देखकर चांसलर बिल्कुल खुश नहीं होते। लेकिन पेटी का परिवार हमेशा उससे ही सलाह लेता आया है। उसने ही भविष्यवाणी की थी कि चांसलर बहुत महान काम करेंगे और उनका बेटा उनसे भी महान काम करेगा। तब ही उन दोनों की शादी हुई थी। चांसलर इसके लिए नहीं मानते, लेकिन पेटी की अपने बेटे को ढूंढने की जिद के आगे मजबूर हो जाते हैं। वो विच उनके किसी करीबी की बलि मांगती है, मतलब चांसलर का पालतू भालू। भालू को मारने के बाद वो उसकी अतड़ियों को देखकर कहती है कि जोना को किडनैप करने वाला उनका कोई जान पहचान का ही है, कोई ऐसा जो उनके विरोध में खड़ा है, जो उनकी चांसलर की कुर्सी छीनना चाहता है। दोनों का शक सीधा अपोजिशन लीडर लॉन्गरबेन पर जाता है। रात में विनियट ब्लैक रेवन के एक आदमी से मिलती है। वो उसे डालिया नाम की एक लड़की से मिलाती है, जो उन लोगों की हेड है। वहाँ एक और लड़की थी। डालिया ने उसके पंख बंधवा दिए थे। दरअसल उस लड़की को कल पुलिस वालों ने पकड़ा था। डालिया उससे पूछ रही थी उसने पुलिस वालों को क्या बताया। वो कहती रहती है उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन डालिया नहीं मानती और उसे नीचे फेंक देती है। ये देखकर विनियट थोड़ा घबरा जाती है। डालिया सब लोगों को बोलती है अगर पुलिस ने उन्हें कभी भी पकड़ा या पुलिस को उन पर शक भी हुआ या कोई भी पुलिस का जासूस निकला तो उसका यही अंजाम होगा। वो विनियट को उनके साथ काम करने एक बार फिर से सोचने बोलती है, लेकिन उसे उन लोगों के साथ काम करना था। लेकिन उनके साथ काम करने हर किसी को एक टास्क पूरा करना पड़ता है। विनियट उसका टास्क पूछती है। डालिया उसे पुलिस स्टेशन के अंदर लगे शहर के झंडे को लाने कहती है। ये सुनकर विनियट थोड़ा घबराती है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद मान जाती है। दूसरे दिन सुबह जब फाइलो पुलिस स्टेशन में आता है, तब उसे वहाँ इजरा और इमोजिन दिखाई देते हैं, जो विनियट के खिलाफ कंप्लेन करने आए थे। फाइलो केस के बारे में पता करता है। फिर फाइलो उन दोनों के घर जाता है। फाइलो उन्हें कहता है अगर वो विनियट का कर्ज चुका दे तो क्या वो विनियट के खिलाफ कंप्लेन वापस लेकर उसे आजाद करेगा। इमोजिन मना करती है, लेकिन एजरा तुरंत ही मान जाता है, जिससे नाराज होकर इमोजिन वहाँ से चली जाती है। फाइलो उसे पैसे देता है और इजरा उसके रिलीज के डॉक्यूमेंट बनाता है। फाइलो को पता था विनियट चोरी नहीं कर सकती। वो इजरा से असली मामला पूछता है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ही समझ जाता है कि क्या हुआ होगा। उसके जाते ही इमोजिन और इजरा में बहस होने लगती है, क्योंकि इजरा ने इमोजिन को बता दिया था कि वो कंगाल हो चुके हैं। उनके बाप की छोड़ी दौलत इजरा बिजनेस में डुबा चुका है। जिस जहाज से विनियट आ रही थी वो ही उनके पास बचा था। इजरा उससे वादा करता है वो सब कुछ ठीक कर देगा। उसने एक और जहाज बनाने के लिए बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, जिसके लिए वो इस घर को गिरवी रखने वाला है। लेकिन इसके लिए इमोजिन तैयार नहीं होती, क्योंकि उनके पास सिर्फ ये घर ही बचा है। अगर ये भी चला गया तो वो रोड पर आ जाएंगे। लेकिन इजरा नहीं मानता। फिर हम जोना को देखते हैं। उसके पास कोई आता है। जोना उसके जूते की आवाज सुनता है। तब हमें पता चलता है उसे किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी ही माँ पेटी है। वो खुद को छुड़ाने चीख रहा था। वहाँ वो विज भी थी। पेटी ने ही उसे चांसलर से झूठ बोलने कहा था, ताकि उनका शक सीधा विरोधी नेता लॉन्गरबेन पर जाए। फिर हम देखते हैं आर्गस अपने घर आता है, जहाँ रास्ते से चलते लोग उसे देखकर पलट जाते हैं। ये सब इमोजिन अपनी खिड़की से देख रही थी। वो उसका मजाक बनाती है कि वो पैसों के दम पर इंसानों के बीच अपनी जगह नहीं बना सकता। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वो तुरंत एक लेटर लिखती है, जिसमें वो अपने किए गए बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है और कल उसे अपने घर चाय पर बुलाती है। कुछ देर बाद उसकी मेड बताती है एग्रस कल उनके घर आने मान गया है। ये जानकर इमोजिन बहुत खुश होती है। वही पुलिस स्टेशन में एक फे औरत मीमा आती है। वो एक तरह से फे जाति की प्रीस्ट है। वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो एशलाइन की बॉडी पर लेप लगाना चाहती है। एशलाइन की बॉडी एविडेंस थी, लेकिन फाइलो उसे अपना रिचुअल करने देने तैयार हो जाता है। फाइलो उससे पूछता है वो एशलाइन को कैसे जानती थी। वो बताती है एशलाइन हर हफ्ते उसके मंदिर में किसी के लिए मोमबत्ती जलाने आती थी। फाइलो पूछता है उसे कौन मार सकता है। वो उसके ऊपर हाथ रखकर बताती है एशलाइन को मारने वाला कोई बहुत भयानक और ताकतवर जीव है, जिसे देखना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत अंधेरे में है। वो ना ही इंसान है और ना ही क्रीच। ये सुनकर फाइलो सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि कुछ दिन पहले एक किलर भी उसे यही कह रहा था कोई डार्क गॉड जाग गया है और वो हमारे शहर के नीचे रहता है। फाइलो को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। फाइलो को लगता है वो पागल था, लेकिन मीमा बोलती है पुराने तरीकों से ऐसी चीजों को बुलाया जा सकता है जिसे देखकर इंसान पागल हो जाए। फाइलो को लगता है मीमा का मतलब ब्लैक मैजिक से है, लेकिन मीमा कहती है इंसानों ने अभी तक मैजिक को ठीक से जाना नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले तक उनकी मतलब फे जाति भी उनके लिए किसी जादू से कम नहीं थी। उसका सीधा मतलब था हो सकता है वो किलर सच बोल रहा था। कुछ देर बाद विनियट और टॉर्मलाइन पुलिस स्टेशन में आते हैं।
है क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन में लगा झंडा लाना था। टॉर्मालाइन वहाँ पुलिस वालों का ध्यान भटकाती है और विनियट उड़कर उस झंडे को लेने जाती है, लेकिन सभी उसे देख लेते हैं। वो झंडा लेकर बिल्डिंग के बाहर भागती है। पुलिस वालों को एक जगह फंसाकर वो एक खिड़की से भागने वाली थी। तभी वहाँ फाइलो आता है। वो समझ गया था विनियट ब्लैक रिबन के लिए काम कर रही है। वो उसे जाने नहीं दे रहा था, लेकिन विनियट उसे धमकी देती है वो पुलिस वालों को उसका राज बता देगी, जिससे वो बर्बाद हो जाएगा। फाइलो को लगता है वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन इस वक्त कुछ भी बोलना मुश्किल था, इसीलिए वो विनियट को जाने देता है। विनियट उड़ जाती है। अब ऐसा कौन सा राज है जिसके बाहर आने पर फाइलो बर्बाद हो जाएगा, जो सिर्फ विनियट को पता है? ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही एंड होता है।